सो हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा टू एवरीबडी। करंट अफेयर्स की सीरीज में 26 मई पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप @prince_लूथरा पे मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर माउंट नायरा गोंगो के बारे में जानेंगे, आईएनएस जलश्व के बारे में डिस्कशन हमारा होने वाला है, पीसीए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में भी डिस्कशन हमारा होगा, यूएनएफसीसीसी के बारे में जानेंगे, 17+1 इनिशिएटिव और सीबीआई को लेकर भी हमारा डिस्कशन होने वाला है, ऑयल सीड्स के बारे में जानेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर को लेकर यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, नेट जीरो एमिशन के बारे में जानेंगे और फाइनली बीएन श्री कृष्णा कमेटी के बारे में भी, इसके रिपोर्ट के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आप द हिंदू के जो एनालिसिस अभी हमने शुरू किए उसको डेली बेसिस पे देख रहे होंगे। द हिंदू के जो एनालिसिस है ये आपको नेटवर्क के सेकंड चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। आप नेटवर्क यूपीएससी सर्च करके या फिर नेटवर्क द हिंदू एनालिसिस को सर्च करके इस पर्टिकुलर वीडियो तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज जो आपका लाइव चैट चल रही है इसके ऊपर भी सबसे ऊपर आपको जो एक पर्टिकुलर मैसेज को पिन किया है, एक पर्टिकुलर कमेंट को पिन किया हुआ है और ऐसे ही नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जो कमेंट को पिन किया हुआ है वहां पर भी दूसरे चैनल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा में आप बुद्धा 50 कोड को यूज कर सकते हैं टू गेट द 50% डिस्काउंट। जो भी 100 डेज 200 डेज की सीरीज है या फिर मिशन यूपीएससी 2022 है या 2023 है, इनको अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बुद्धा 50 कोड को यूज करिएगा। आज के दिन के लिए ही ये जो पर्टिकुलर कोड है ये वैलिड रहेगा ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिल सके। चलिए चलते हैं जल्दी से यहाँ पे टारगेट को सेट करें अपना, कितना टारगेट सेट करके चलेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस करना शुरू करेंगे। 6 मार्क्स जो है या फिर कहीं 6 एमसीक्यू जो यहाँ पे कट ऑफ रखी गई है और 6 से कम होता है तो भी आपको रिवीजन दोबारा करनी है और रिवीजन तो नोट्स बनाने के लिए वैसे भी आपको करनी है, बट कोशिश करिएगा टारगेट भी आप 6 से ऊपर ही सेट करिएगा और यहाँ पर कोशिश करिएगा स्कोर भी 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करने की। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर जो कि आपका माउंट नायरा गोंगो के बारे में है। पूछा गया कि रिसेंटली इसे न्यूज में देखा गया, ये कहां पर लोकेट करता है, ये डीआरसी में है, इंडिया में है, फिलीपींस में है या मोरक्को में है। आप चाहे तो वीडियो को पोस्ट करके इसके बारे में सोच सकते हैं और आंसर कर सकते हैं क्योंकि रिसेंटली जो ये पर्टिकुलर वोल्केनो है ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो माना जाता है। स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है हमने डिस्कस किया हुआ है एमसीक्यूज के अंदर, आपको अगर याद है तो रिकॉल करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। माउंट नायरागोंगो जो है एक एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है और अभी जो है इसकी वजह से 5 लोग जो है उनकी यहाँ पर 5 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई है। इसके बारे में मेंशन किया गया था, गोमा सिटी के बारे में भी मेंशन किया गया था जो कि कहाँ लोकेट करती है। देखिए इंडिया को तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। आंसर आपका होगा ए, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में गोमा सिटी है। वोल्केनो जो है इरप्ट हुआ है और वहां पर जो आपकी एयर फ्लाइट्स हैं उनको भी कैंसिल किया जा रहा है और वहां पर काफी सारे लोग जो है उनकी जो लाइफ है वो इसकी वजह से इंपैक्टेड हुई है, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द विरुंगा माउंटेन्स जो कि एल्बर्टाइन रिफ्ट के पास लोकेट करते हैं। मैं आपको एक बार लोकेशन जो है वो दिखा देता हूँ इसकी कोंगो के अंदर। चलिए तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा ए और यहां पर ये आपका माउंट नायरागोंगो है, ठीक है। और यहाँ पे इरप्शन है जिसकी वजह से गोमा सिटी जो है यहां तक भी इसकी एशिस जो पहुंची है इरप्शन की वजह से और यहाँ पे काफी सारी फ्लाइट्स को भी कैंसिल किया गया। चलिए यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, डीआरसी का बॉर्डर किससे टच कर रहा है, रवांडा से, एंड लेक किवू भी यहाँ पर लोकेट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट आईएनएस जलश्व। तो आईएनएस जलश्व के बारे में पूछा कि बताइए कौन सा क्या चीज है ये, क्या ये कोई एम्फीबियस कॉम्बैट वेसल है, हो सकता है फास्ट पेट्रोलिंग कोई वेसल है, एयरक्राफ्ट कैरियर है या कोई फ्रिगेट है, बताइए क्या आंसर होगा। आपको बेस्ट आंसर यहां पर चूज करना है, सोचिए इसके बारे में फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए तो अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि इंडियन नेवी का जो आईएनएस जलश्व है ये विशाखापट्टनम पहुंचा है विद ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्रॉम सिंगापुर एंड ब्रुनेई अंडर द ऑनगोइंग ऑपरेशन समुद्र सेतु द सेकंड। तो समुद्र सेतु द सेकंड के अंदर आईएनएस जलश्व को कहा गया था कि आप ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो लेकर आए सिंगापुर से, ब्रुनेई से, ताकि देश में जो वेरियस लोग इस टाइम ऑक्सीजन की कमी को महसूस कर रहे थे उसको यहाँ पर कंप्लीट किया जा सके, उस चीज को यहाँ पे केटर किया जा सके। सो आईएनएस जलश्व है क्या, इट इज एन एम्फीबियस कॉम्बैट वेसल विच इज द बेस्ट आंसर हियर। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु द सेकंड भी ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत ऑक्सीजन जो है वो यहां पर लेके आई जा रही है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। आप जानते हैं क्रायोजेनिक जो बॉक्सेस हैं उसका इस्तेमाल, कंटेनर्स का इस्तेमाल किया गया ऑक्सीजन को लाने के लिए ताकि ऑक्सीजन को सही तरीके से देश के अंदर लेकर आया जा सके। आज के थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट
पीसीए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका पीसीए को लेकर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज इन हेग नेदरलैंड, ये हेग नेदरलैंड के अंदर लोकेट करता है, हो सकता है। It was the first permanent intergovernmental organization to provide a forum for the resolution of international dispute through arbitration and other peaceful means। तो ये अपने आप में पहली परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पर पीसफुल रेजोल्यूशन जो है वो किया जाता है। इट इज एन ऑब्जर्वर टू यूएन जनरल असेंबली, यूएनजीए के अंदर ये एक ऑब्जर्वर भी है। द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड इज द प्रेसिडेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। बताइए, चार स्टेटमेंट्स आपके सामने दी हैं, कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आप आंसर के बारे में सोचिए। चलिए देखिए, रिसेंटली जो कॉन्टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से कि यूनियन गवर्नमेंट एक केस को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्डर, जिसमें कहा गया था कि केन एनर्जी जो है यहां पर इसके ऊपर जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो लगाया गया था उसको रिफंड करने की 1.2 बिलियन डॉलर का ये जो आपका यहां पर टैक्स है, तो ये 1.2 बिलियन डॉलर जो है ये वापस करने की रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिस्प्यूट जो चल रहा है उसको लेकर हमारी यूनियन गवर्नमेंट यहां पर इन्वॉल्व है और इसको लेकर न्यूज भी मेंशन करी गई थी। अब आते हैं यहां पर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, इसको देखते जाएंगे। तो अगर हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट बात करें तो पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है कि इसका जो आप कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर है या फिर ये कहां पर लोकेट करती है, तो ये हेग नेदरलैंड के अंदर है। तो पहली स्टेटमेंट इज करेक्ट और ये अपने आप में पहली इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने की क्या किया था, रेजोल्यूशन जो है देने का काम किया इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के अंदर, वो भी पीसफुल मैनर के अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। क्या यूएनजीए के अंदर इसे ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। तो अभी तक तो तीनों स्टेटमेंट जो आपकी है वो करेक्ट हो जाती हैं। आते हैं चौथी स्टेटमेंट पे, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड, क्या वो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट है, तो यस ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ और चीजें जान लेते हैं इसके बारे में। पीसीए को 1899 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था और पीसफुल मैनर में ये डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन करती है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है अभी उसने जो रूलिंग दी थी वो केन एनर्जी के फेवर में दी थी, केन एनर्जी के फेवर में यहां पर जो पूरी जजमेंट है वो दी है, जिसकी वजह से कहा गया कि इसके अंदर 1.2 बिलियन डॉलर जो है इन डैमेजेस इसको अवॉर्ड किया अगेंस्ट इंडिया इन द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस के अंदर, और इसी चीज को हम फाइट भी कर रहे थे। पीसीए वजह से न्यूज में था। आंसर हो जाएगा डी इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बात करता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन यूएनएफसीसीसी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर आपको तीन स्टेटमेंट दी और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है, कौन सी इनकरेक्ट हो जाती है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है इसे 1992 में साइन किया गया था एट द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, हो सकता है। सेकंड, द समिट इज आल्सो नोन एज अर्थ समिट, द रियो समिट और द रियो कॉन्फ्रेंस, ये भी पॉसिबल है। थर्ड, इट इज सेक्रेटेरिएट इज इन बोन जर्मनी, तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहां पर है, लोकेशन आपको यहां पर दी गई है। सोचिए इसके बारे में। फिर रीसेंट न्यूज क्या थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, आंसर क्या है वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। चलिए, तो कॉन्टेक्स्ट में ये क्यों था, यूएनएफसीसीसी के बारे में डिस्कशन क्यों हुआ था, क्योंकि यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है इन्होंने कहा है कि 28th सीओपी या 28th सेशन ऑफ जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी जिसको कहते हैं ऑफ यूएनएफसीसीसी, ये अबू धाबी में कराया जाएगा 2023 के अंदर। अगर आपको याद हो पीछे सीओपी 26 जो थी 2020 के अंदर होनी थी, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया कोविड-19 की वजह से और कहा गया इसे 2021 में कराया जाएगा। तो 2021 में ग्लासगो के अंदर, ग्लासगो यूके के अंदर नवंबर के महीने में, नवंबर 2021 के अंदर ये जो 26 सीओपी होने वाली है, 27 जो है नेक्स्ट 2022 में होगी और फिर 28 जो होगी वो 2023 में अबू धाबी के अंदर होने वाली है। ठीक है, इस वजह से ये पूरी चीज न्यूज में थी। क्या इसे 1992 में साइन किया गया था एट द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी यहां पर है वो करेक्ट हो जाती है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है साइंड इन 1992 एट द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और इसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अर्थ समिट कहा जाए, द रियो समिट कहा जाए या फिर रियो कॉन्फ्रेंस कहा जाए, बात एक ही हो जाती है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। तो दो स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे ठीक हो गई है, तो मतलब आंसर या तो ए होगा या डी होगा। इंडिया की बात करें, क्या इंडिया इसके अंदर मेंबर है या फिर सीओपी को क्या इंडिया ने बनाया है? इंडिया इज अमंग द वेरी फ्यू कंट्रीज जिन्होंने सीओपी को होस्ट किया है, और यहां पर साथ ही साथ इंडिया ने सिर्फ सीओपी को नहीं, यहां पर सीओपी जितने भी तीनों रियो कन्वेंशन की समिट्स हैं उसको यहां पर किया है, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी को लेकर हो, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर लैंड को लेकर हो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो सीओपी को भी किया है, सीबीडी को भी किया है और यूएनसीसीडी को भी यहां पर
इंडिया के द्वारा किया गया। यूएनएफसीसीसी जो है ये आई थी 1994 में फोर्स के अंदर, और यहां पर इसको 197 कंट्रीज ने रेटिफाई भी किया था। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अभी भी हमारी तीसरी स्टेटमेंट जो है वो रह गई है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो सेक्रेटेरिएट है इज द यूनाइटेड नेशंस एंटिटी, और इसको काम क्या दिया गया, ग्लोबल रिस्पॉन्स को लेकर या फिर थ्रेट को लेकर जो क्लाइमेट चेंज है उसमें सपोर्ट करने का काम दिया गया है। एंड यस इट इज लोकेटेड इन बोन जर्मनी। तो इसमें भी जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव रहेगा। तीनों स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। चलिए, तो यूएनएफसीसी के बारे में हमने जान लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली ऑप्टेड आउट ऑफ 17+1 इनिशिएटिव। तो यहां पर इन चारों में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी यहां पर ऑप्ट आउट किया है 17+1 इनिशिएटिव से। ये भी देखेंगे कि 17+1 इनिशिएटिव है क्या, और यहां पर आंसर भी करने की कोशिश करिएगा। द 17+1 इनिशिएटिव को कॉपरेशन बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी कहा जाता है। तो अगर आपको इसका दूसरा नाम पता है, कॉपरेशन बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि यहां पर जो कंट्री होगी वो तो या तो सेंट्रल कंट्री होगी, या चाइना होगी, या फिर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री होगी, राइट। तो यहाँ पे ब्राजील जो है, आप इसको तो वैसे ही निकाल सकते थे। इट इज द इनिशिएटिव बाय द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इनिशिएटिव प्रमोट करता है बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन चाइना और दूसरी 17 कंट्रीज है उसके बीच में। तो 1 क्या है यहां पर, 1 है चाइना, और यहां पर 17 क्या है, 17 आर द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। और यहां पर जो कंट्री अभी एग्जिट हुई है उसका नाम है लिथुआनिया। बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 17+1 इनिशिएटिव को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी कंट्री इससे एग्जिट हुई है ये भी यहां पर बताया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, बी इसका आंसर था। इससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। चलिए, सो बुद्धा 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। आज के लिए ये कोड जो है वो वैलिड रहने वाला है, सो यू कैन यूज इट फॉर टुडे ओनली। यहाँ पे 100 डेज की सीरीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, 200 डेज की सीरीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर डिफरेंस क्या है। द डिफरेंस इज, ये जो आपकी सीरीज है प्रीलिम को टारगेट करती है 100 डेज की जो सीरीज है, लेकिन जो 200 डेज की सीरीज है इसमें आपको मेंस का जो मॉड्यूल है वो भी मिल जाता है। वैल्यू एडिट मटेरियल तो मिलता ही है, साथ में जो राइटिंग का, आंसर राइटिंग का डेली बेसिस का जो मॉड्यूल है वो भी 200 डेज में। सो इट इज फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेन सीरीज। प्रीलिम्स और मेंस का ये क्रैश कोर्स है, और जो आपका क्रैक यूपीएससी इन 100 डेज है ये आपका प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, खासतौर पे जो लोगों के पास टाइम काफी कम होता है, सो दिन में 2 या 2.5 घंटे का टाइम ही दे सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए तो और भी बेहतर रहेगा। रीजन इसकी मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप अपने जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं डेली बेसिस के अंदर। और इसके अलावा जो आपकी एक क्वालिटी लर्निंग होती है वो इसके अंदर हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे 24 घंटे या 12 घंटे या 14 घंटे पढ़ने की बात नहीं है। इट इज ऑल अबाउट कि जो भी नंबर ऑफ आवर्स आप पुट करते हैं तो उसके अंदर कितने फोकस से, कितने बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। सो 2 से 2.5 घंटे अगर आप फोकस करके पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम है उसके अंदर अगर आप 60 या 70 का स्कोर कर रहे हैं अभी मॉक टेस्ट के अंदर, उसमें 30 to 40 मार्क्स जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। द सेम कोड कैन बी एप्लीकेबल ऑन मिशन यूपीएससी 2022। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें तो इस कोड के लिए, इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए 500 डेज का कोर्स है, जा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो प्रीलिम्स का मेंस का कोर्स, और यहाँ पर भी बुद्धा 50 कोड को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं जो कि सीबीआई को लेकर है। पूछा गया सीबीआई को लेकर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसीडर करें और बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। चलिए, पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संतनाम कमेटी। तो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था वो भी बताया, और ये सीवीसी के सुपरविजन के अंदर आता है। बताइए, अभी रिसेंटली मैंने आपको कल जो द हिंदू एनालिसिस किया था वहां पर भी पूरी न्यूज बताई थी इसकी। सीबीआई के जो हेड है उनको यहां पर रखना है, और कुछ नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया। कुछ आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनके नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया जो कि आई थिंक 83, 84, 85 बैच से बिलोंग करते हैं। और आज जो है, आज का जो द हिंदू एनालिसिस रहने वाला है 5 बजे का, उसमें जो यहाँ पर व्यक्ति सिलेक्ट हुए उनका नाम भी मैं आपको बताने वाला हूं। और वैसे भी आपको पता चल ही गया होगा, अभी चाहे तो यहां पर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो यहां पे जल्दी से मुझे बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। न्यूज मैंने आपको बता दी कि हाई पावर्ड पैनल जो है वो यहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग करी थी, प्राइम मिनिस्टर भी उसमें शामिल थे, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे उन्होंने यहाँ पर अपनी जो अपोजिशन थी एज यूजुअल, जो कि यहाँ पे अपोजिशन से एक्सपेक्ट भी किया जाता है, वो उन्होंने यहाँ पर लिखित में दर्ज कराई थी। तो यहाँ पे इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्या एमएचए के अंतर्गत आता है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है। तो पहली जो स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट हो जाती है, बट यस संतम कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन करी गई थी और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट जो था वो किया गया था। तो संतम कमेटी ने कहा था ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन द बॉडी वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ सीपीसी। तो सीबीसी की जो आपकी एक सुपरविजन है उसके अंदर ये काम करती है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
तो ध्यान रखिएगा किस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद बनाया वो भी मैंने आपको बता दिया, किसके सुपरविजन में काम करती है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी, जो कि एक हाई पावर्ड कमेटी होती है जिसके अंदर जो आपके सीवीसी होते हैं वो रहते हैं एज द चेयरपर्सन, विजिलेंस कमिश्नर भी होते हैं, सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट इंचार्ज भी होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के जो आपके सेक्रेटरीज है वो भी रहते हैं। और ये जो पर्टिकुलर कमेटी ये अपनी रिकमेंडेशन एक दूसरी हाई पावर्ड कमेटी को देती है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये कमेटी क्या करती है, ये कमेटी 10 लोगों का नाम रेकमेंड करती है एक हाई पावर्ड कमेटी को, जिसके अंदर कौन कौन रहते हैं, सीजीआई रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं, और फाइनली जो नाम है वो उनके द्वारा यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसी बॉडी जिसमें सीवीसी है, ऐसी बॉडी जिसमें विजिलेंस कमिश्नर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज के, वो यहाँ पर 10 नामों को रेकमेंड करते हैं और हाई पावर्ड कमेटी जो है उनमें से एक नाम को चूज करती है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर वैसे क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल सीड। तो इन चारों में से कौन सा राज्य ऐसा है जो कि ऑयल सीड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है या फिर राजस्थान। क्वेश्चन क्यों बनाया गया है, क्योंकि रिसेंटली सरकार ने कहा है कि ऑयल सीड का हमें प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करना है। ऑयल सीड का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा क्यों करना है, क्योंकि इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम ऐसी हर चीज जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको खत्म कर रहे हैं। ऑयल सीड को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। ऑयल सीड के अंदर ये भी चीज देखी गई कि काफी सारा पाम ऑयल जो था वो हम इंडोनेशिया और मलेशिया से क्या कर रहे थे, मलेशिया इंडोनेशिया से इंपोर्ट कर रहे थे। अगेन फॉरेन एक्सचेंज हमारा जा रहा था, इसी वजह से कहा गया कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा यहीं खुद कल्टीवेट करेंगे। कुछ दिन पहले ऐसा डिसीजन जो था वो आपकी तूर दाल जो थी, उड़द दाल जो थी, उसको लेकर भी लिया गया था, क्योंकि इन सब चीजों का भी हम इंपोर्ट किया करते थे और इंपोर्ट को टोटली खत्म करने के लिए इस तरीके का डिसीजन जो था वो लिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक खरीफ स्ट्रेटेजी 2021 बनाई है, जिसमें कहा है कि खरीफ 2021 के एंड तक हमारा जो टोटल इंपोर्ट है ऑयल सीड के अंदर तो खास तौर पे हमें खत्म करना है। और अगर आपको याद हो पल्सेस के अंदर भी जब ये चीज लाई गई थी तो यहाँ पर फ्री किट्स जो थी वो फार्मर्स को बांटी गई थी कि फ्री किट्स फार्मर्स के पास होंगी तो वो दालों को उगाना शुरू करेंगे, दालों का कल्टीवेशन करना शुरू करेंगे, जिसके बाद क्या होगा, जिसके बाद हमें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और उसी तरीके से ऑयल सीड के लिए भी ये खरीफ स्ट्रेटेजी जो है वो अभी लेकर आई गई है। चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड की बात करें, इट इज राजस्थान। राजस्थान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड फॉलोड बाय गुजरात एंड देन यूपी का नंबर आता है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज हैव एडमिनिस्ट्रेटर एज इट्स हेड। तो कौन सी यूटी ऐसी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो यहाँ पर हेड का काम करते हैं। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है क्या, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन यहाँ पर। चलिए देखिए यहां पर कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूं, लक्षद्वीप की न्यूज थी और लक्षद्वीप के अंदर मैंने कल ही आपको बताया था जब शाम को हमने जो पूरी न्यूज थी डिस्कस करी थी कि लक्षद्वीप के अंदर जो आइलैंडर्स हैं वो हो रहे हैं परेशान। क्यों परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोविड के केसेस काफी ज्यादा निकल रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी वहां पर जो है एंटर करने की कोशिश करी जा रही है, तो इसी वजह से आइलैंडर्स परेशान हो रहे हैं। पूरी न्यूज के लिए वो देख लीजिएगा। तो यहां पे जो पूछा गया कि अलग अलग यूटीज के अंदर अलग अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करी जाती है, कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, कुछ जगह पर कमिश्नर्स होते हैं, तो ऐसे अलग अलग टाइटल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ जगह पर तो गवर्नर भी होते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें इन 3 यूटीज की तो वन बाय वन देखते हैं। क्या यहां पे लक्षद्वीप के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बिल्कुल ठीक है एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और इन्हीं चीज को लेकर जो वहां के लोग हैं वो परेशान थे, क्योंकि वहां के एडमिनिस्ट्रेटर ने जो डिसीजन लिया उससे लोग ज्यादा खुश नहीं है। दमन दीव की बात करें, यहां पर भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, लेकिन जेएनके के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, और अगर आप इसको एलिमिनेट कर जाते तो आपको बाकी दोनों के बारे में पता हो या ना पता हो, सीधा ही आप डी को मार्क कर सकते थे, क्योंकि 1 को आप एलिमिनेट कर देते, राइट। तो ध्यान रखिएगा काफी सारे रेगुलेशन जो है यहाँ के लक्षद्वीप के जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर प्रफुल्ल पोदा पटेल उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से लोगों को हो रही है परेशानी और लोग खुश नहीं है। चलिए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि नेट जीरो एमिशन को लेकर है। पूछा गया नेट जीरो एमिशन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इन दिस द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिटेड इक्वल्स द अमाउंट सिक्वेस्टर्ड। तो जितना यहाँ पे क्या किया जाता है, जितना ग्रीन हाउस गैस को निकाला जाता है, एमिट किया जाता है, उतना ही एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है, हो सकता है। IEA हैज पब्लिश्ड अ रोड मैप फॉर द सेम। इसके अंदर IEA ने एक रोड मैप भी निकाला है, हो सकता है। द टारगेट इज टू अचीव द NZE नेट जीरो एमिशन बाय 2050 एंड लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए तो डिस्कशन करते हैं यहाँ पर।
आई होप आपने इसके आंसर के बारे में सोच लिया होगा। रिसेंटली बात करें जाए, आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, इसने नेट जीरो एमिशन रोड मैप जो है इसको निकाला है, जिसको नाम दिया गया है नेट जीरो बाय 2050, और इसके अंदर वेरियस गाइडलाइंस जो है वो भी यहाँ पर दी गई है। इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी रोड मैप, जिसमें डायरेक्टिव जो है वो दिए गए और कहा रखा है कि अगर कोई भी कंट्री इसको फॉलो करती है तो वहां पे जो रियलिटी और जो एक्चुअल में रेटोरिक है उसके बीच के डिफरेंस को कंप्लीट किया जा सकता है। तो अदरवाइज क्या होगा, अगर आप इन डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं करेंगे तो अगर सोच रहे हैं 2050 तक नेट जीरो हो जाएंगे तो वो होना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे डिस्कशन करते हैं नेट जीरो का क्या मतलब है। नेट जीरो का मतलब बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस में जितना एमिशन किया जाएगा उतना ही सिक्वेस्ट्रेशन भी किया जाएगा। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी वो ठीक हो जाती है। सेकंड की बात करें, मैंने ये चीज आपको बता दी, आईईए जो है उसने रोड मैप जो है प्रस्तुत किया अभी अपना, और यहाँ पे 1.5 डिग्री तक इसे लिमिट करने का जो लक्ष्य है वो भी साथ में रखा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तीनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर नेट जीरो को लेकर ठीक हो जाती है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीएन श्री कृष्णा कमेटी के बारे में आपने सुना होगा जरूर, और वैसे तो देखिए कोई नई कमेटी तो है नहीं, पहले आ चुकी है न्यूज में, लेकिन अगेन वही चीज मैंने कही कि क्योंकि इसके बारे में अभी कॉन्टेक्स्ट जो है वो चल रहा है, इस वजह से इस पर्टिकुलर कमेटी का जिक्र दोबारा है। तो बीएन श्री कृष्णा कमेटी क्या डेटा प्रोटेक्शन से रिलेट करती है, ड्रग्स की स्मगलिंग को लेकर है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को लेकर है, या फिर कोस्टल जोन रेगुलेशन को लेकर है, डेग्रेडेशन को लेकर है? बताइए क्या आंसर होगा। चलिए, आप जानते हैं कि व्हाट्सएप का इशू अभी चल रहा है, और यहां पर मैंने आपको यह भी बताया है जो व्हाट्सएप का इशू है इसके अंदर मीटी के द्वारा जो नोटिस हैं वो भी यहां पर व्हाट्सएप को भेजे जा रहे हैं कि आप जो अपने कंट्रोवर्शियल आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है इसको ठीक करें, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हमारे किस चीज को, ये हमारे राइट टू प्राइवेसी जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 इन्फर्ड राइट है, उसको वायलेट कर रही है। व्हाट्सएप की अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी को यूजर्स को कहा जा रहा है, नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, पहले तो ये तक भी कहा जा रहा था कि सर्विसेज जो वो बंद कर दी जाएगी अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फिर कहा गया कि यूरोप के अंदर तो ये चीज नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर क्यों कर रहे हैं आप डिस्क्रिमिनेशन, तो उसके बाद से कंडीशनैलिटी जो थी वो हटा ली गई। यहां पर बात करी जाए के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की 2017 का, तो वहीं से ही वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसके अंदर से ही जो आपका प्राइवेसी का राइट है उसको एक फंडामेंटल राइट जो माना गया। तो ध्यान रखिएगा, पी से पुट्टुस्वामी, पी से प्राइवेसी, तो राइट टू प्राइवेसी जो है इस केस ने आपको दे दिया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहां पर जो यूनियन गवर्नमेंट थी वो भी इसमें शामिल थी, और यहां पे उन्होंने जस्टिस बीएन श्री कृष्णा कमेटी को बिठाया था और कहा था कि आप एक स्केलेटल लेजिस्लेशन जो है डेटा प्रोटेक्शन के लिए वो लेकर आए। तो कुछ साल पहले इस चीज को किया गया था, और यहां पर बीएन श्री कृष्णा कमेटी जो थी उन्होंने इसको लेकर अपनी गाइडलाइंस जो थी वो प्रोवाइड करी थी। लेकिन देखिए यहां पर आंसर तो आपका ही हो जाएगा, लेकिन कई बार फिर स्टूडेंट को लगेगा कि 2021 में तो बीएन श्री कृष्णा कमेटी बनाई नहीं गई थी, इसको तो काफी साल पहले बनाया गया था, तो अब इसके ऊपर 2021 या 22 में क्वेश्चन कैसे आया? तो इसका मतलब यूपीएससी 4-5 साल पुराना क्वेश्चन भी पूछती है। देखिए क्वेश्चन 4-5 साल पुराना नहीं है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड जो व्हाट्सएप की न्यूज है वो तो 2021 के अंदर आ रही है ना, तो इसी वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो न्यूज जो होती है वो लार्जली 1 साल की पूछी जाती है, लेकिन जो 4-5 साल पुरानी चीजें भी होती है वो कहीं ना कहीं ब्रीफली ही सही न्यूज में अपीयर करती है, इसी वजह से क्वेश्चन जो है वहां पर बन के आता है। ठीक है, दिस इज द इंफोग्राफिक जिसको आप पढ़ सकते हैं, दिस इज कंसर्निंग द डेटा प्रोटेक्शन। तो यहां पर हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जल्दी से 2 मिनट के अंदर एक्टिव रिवीजन करेंगे, जिसमें कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिकॉल करने की, और फिर हम अपने जो लेक्चर है उसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहां पर देखने वाले हैं। तो माउंट आपसे नारागोंगो के बारे में पूछा था, जल्दी से मुझे बताएं कहां पर लोकेट करता है, कहां पर ये जो इरप्शन है वो देखने को मिला, जिसकी वजह से काफी सारी फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। सो इट इज लोकेटेड इन डीआरसी, जिसका बॉर्डर किससे टच करता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो बॉर्डर है वो रवांडा से टच करता है। आईएनएस जलाशु जो है इसको किस काम के लिए भेजा गया था, कौन सा ऑपरेशन था वो जल्दी से बताएं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर आया जा रहा है एम्फीबियस कॉम्बैट वेसल के द्वारा। सो इट वाज समुद्र सेतु 10 ध्यान रखिएगा, SS2 भी लिख सकते हैं शॉर्ट में कमेंट सेक्शन के अंदर। देन वी डिस्कस अबाउट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में, पीसीए कहां पर इसका हेडक्वार्टर लोकेट करते हैं या फिर ये कहां पर लोकेट करते हैं ये बताइएगा। यूएन जनरल असेंबली जो है इसकी ऑब्जर्वर है, और अभी केन के फेवर में यहां पर जजमेंट जो है वो दी गई है इस पर्टिकुलर कोर्ट के द्वारा। ये पहली अपने आप में इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिस्प्यूट्स के रेजोल्यूशन को पीसफुली करने में यहां पर बिलीव करती है, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी डिस्प्यूट्स हुआ करते हैं। फॉरेन मिनिस्टर जो नेदरलैंड के है वो अभी यहां पर प्रेसिडेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के, ये भी ध्यान रखिएगा, एंड इट इज लोकेटेड इन हेग नेदरलैंड, वंस अगेन ध्यान रखिएगा इसके बारे में। देन वी डिस्कस अबाउट यूएनएफसीसी। ये मुझे बताएं कि ये जो पर्टिकुलर यूएनएफसीसी है, ये जो समिट है इसको किस और नाम से जाना जाता है? सेक्रेटेरिएट बॉन जर्मनी के अंदर है, 1992 में साइन करी गई थी। सबको रियो समिट, अर्थ समिट या फिर रियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी जाना जाता है। 28वीं जो यूएनएफसीसी की जो सीओपी होनी है वो अबू धाबी के अंदर होनी है, और 2021 की अभी जो इस साल नवंबर 2021 में होने वाली है वो ग्लासगो के अंदर होने वाली है। ठीक है, ग्लासगो यूके के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।
मुझे बताइएगा 17+1 इनिशिएटिव के अंदर 17 कंट्रीज जो है कौन से रीजन से आती हैं। इसके अंदर लिथुआनिया जो है उन्होंने अभी एग्जिट किया। चाइनीज प्लस 17 अदर कंट्रीज है जो कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट रिलेशन को बढ़ाने की यहाँ पे बात करती है। दीज 17 कंट्रीज दे कम फ्रॉम सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। चलिए यहाँ पे बुधा 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। आज के लिए ही ये जो कोड है वो एक्टिव रहेगा 50% डिस्काउंट के लिए, और रात को 12 बजे अपने यहाँ पे ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो 100 डेज की सीरीज फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए 200 डेज की जो सीरीज है, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो मिशन प्रोग्राम है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सीबीआई के बारे में डिस्कशन किया था, जल्दी से मुझे बताएं कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सुपरविजन का काम जो है वो सीवीसी के द्वारा किया जाता है, संतनम कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन देकर इसको बनाया गया था। अभी एक हाई पावर्ड जो कमेटी है वो डिसाइड कर रही है कि किसको बनाना चाहिए। वैसे सुबह मैं आपको ये न्यूज दे रहा हूं तो यहाँ पर डिसीजन जो है ऑलरेडी हो चुका है। आपको नाम भी पता होगा, आपने सुबह के न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, और इसके कंसर्निंग जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो अभी जो द हिंदू एनालिसिस हम दोपहर को करने वाले हैं तब उसके अंदर और चीजें भी जानेंगे। चलिए तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। देन हमने डिस्कशन किया था लीडिंग प्रोड्यूसर ऑयल सीड का कौन है, तो मुझे बताएं दूसरे नंबर पे कौन आता है, वो मैंने आपको बताया था गुजरात है। तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे है यूपी, राइट। तो यहाँ पे ऑयल सीड जो है इसके इंपोर्ट को कम करना है, इस वजह से इसको लेकर एक खरीफ स्ट्रेटेजी 2021 को लेकर आया गया है। राजस्थान जो वो सबसे ज्यादा इसको उगा रहा है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज हैव एडमिनिस्टर्ड एज इट्स हेड। तो यहाँ पे यूटीज कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को हेड बनाकर रखती है, तो यहाँ पे जेएनके में गवर्नर होते हैं, लक्षद्वीप दमन दीव के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और जो लक्षद्वीप है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर से कुछ खासी खुश नहीं है। देन हमारा डिस्कशन नेट जीरो एमिशन को लेकर हुआ था। तो नेट जीरो एमिशन के अंदर हमने बात करी थी ग्रीन हाउस गैस की, और यहाँ पर एक रोड मैप जो वो किसके द्वारा लाया गया है वो मुझे बताइएगा, जिसके अंदर कहा है कि हम नेट जीरो बनेंगे 2050 तक। तो ये रोड मैप जो है वो लाया गया है किसके द्वारा, IEA के द्वारा। लास्ट में हमारा जो क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस किया था BN श्री कृष्णा कमेटी के बारे में। जल्दी से मुझे बता दीजिए इशू क्या है, और इशू के साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि हमने ये जो कमेटी बनाई थी किस टॉपिक के ऊपर बनाई थी। तो इशू जो है वो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी है, और हमने ये डेटा प्रोटेक्शन को लेकर बनाई थी, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी से हमें यही लग रहा है कि हमारा जो डेटा है उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, हमारी जो प्राइवेसी है वो खत्म हो जाएगी, इस वजह से इसको लेकर आया गया। ठीक है, चलिए रिवीजन के अंदर भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। जो मैराथन सेशन है, इस हफ्ते हमने मैप का मैराथन अपलोड किया था, तो आई होप आपने उस मैराथन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस संडे को मैप का मैराथन था, जिसके अंदर 100 MCQs जो थे मैराथन के रखे गए थे। आई होप आपने उसको एंजॉय किया होगा, नहीं किया है तो उसे प्लीज जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर 100 क्वेश्चन है जो कि 200 मार्क्स के, और 103.5 की शायद उसके अंदर कट ऑफ रखी गई थी, वो चीज भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन जो आंसर आपको करना है वो है यास के बारे में। जो यास जो अभी साइक्लोन है उसका नाम किस देश के द्वारा दिया गया है, ये मैंने आपको कल ही द हिंदू एनालिसिस में दिखाया था, तो जरूर बताइएगा। आपके जो मेंस और इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अभी हम जो आपका हिंदू एनालिसिस होता है वहां पर पूछा करेंगे, और वो क्वेश्चंस के जो आंसर आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये जो हम पूरा लेक्चर करते हैं MCQ का, यहाँ पे क्योंकि ये प्रीलिम्स फोकस्ड होता है तो यहाँ पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा जरूर, ठीक है। और इसी तरीके से क्योंकि जो हिंदू एनालिसिस करते हैं वो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए रहता है, तो जो मेंस के क्वेश्चन होंगे वो वहां पर पूछे जाएंगे, उनका आंसर आप वैसे मेंस में सबमिट कर सकते हो, इंटरव्यू का आंसर इंटरव्यू में, लेकिन क्वेश्चन कहां पूछे जाएंगे, दूसरे वीडियो के अंदर जो कि हम हिंदू एनालिसिस करते हैं। दिस इज द सेकंड चैनल जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हिंदू एनालिसिस और सेपरेट एडिटोरियल्स जो है उसका डिस्कशन आपको मिल जाया करेगा। जल्दी से मुझे बताएं कितना कितना आपने स्कोर किया है। 6 से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, 6 से कम भी है तो भी कोई बात नहीं, रिवीजन जरूर करिएगा और सेकंड टाइम में नोट्स अपने जरूर बनाइएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द PDF। साथ ही साथ जो भी आपका फीडबैक होता है वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे दे दीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होता है तो भी मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। प्लीज डू लाइक द वीडियो, बिकॉज व्हेन यू लाइक द वीडियो, व्हेन यू शेयर द वीडियो, वो मुझे और मेरी टीम को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।